फेवी 1786 कोई रास्ता नहीं। ऐसे संप्रदाय को नाराज करना उनके लिए नामुमकिन था। उनकी नज़र में उनका पूरा संप्रदाय भी एक छोटा, महत्वहीन संप्रदाय मात्र था। कुछ सदस्य आसानी से इसे खत्म कर सकते थे। इस साइट का नया यूआरएल है, याद रखने का आसान तरीका .com। ये सोचकर वह और भी भयभीत हो गया और जल्दी से जोर से बोला, छोटे भाई, हम अंधे थे और हमने आपको नाराज कर दिया। कृपया हम पर दया करें और हमें क्षमा करें। मैं तुरंत 5000 ची युआन गोलियां माफ़ी के रूप में अर्पित करूंगा। डू फैंग ने अपने ठिकाने का पता लगने से बचाने के लिए उन पांचों को यहीं रोकने का फैसला कर लिया था। उसने ठंडी मुस्कान दी, कुछ और नहीं कहा, और अपने उच्च स्तरीय जादुई उपकरण को सक्रिय करते हुए उन तीनों पर हमला करने की तैयारी करने लगा। ये देखकर कि डू फैंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से आगे कहा, 6000 क्यूई युआन गोलियां, साथ ही 2 निम्न स्तरीय जादुई कलाकृतियां, कैसा रहेगा? डू फैंग ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, सिर हिलाया, हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, इन सब झंझटों में क्यों पड़ना? मुझे बस तुम सबको मारना है और तुम्हारे शरीरों पर मौजूद सारी गोलियां और जादुई वस्तुएं मेरी हो जाएंगी। ये कहते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने दोनों हाथों से एक बार फिर तलवार मंत्र का जाप किया। धधकती लाल तलवार से रूपांतरित अग्निपक्षी, लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति और स्वर्गीय जाल में फंसे अन्य 2 लोगों की ओर उड़ गया। पलक झपकते ही तीनों पर आग की वर्षा हुई, जिसमें से अधिकांश आग लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर जा रही थी। तीनों बुजुर्गों ने दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन दिव्य जाल तलवार संरचना के कारण वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे और उसी की सीमा में बंधे रहे। भयभीत चेहरे वाले बुजुर्ग ने अपनी सारी आंतरिक शक्ति समेट ली। उनका भाला एक गहरे, रहस्यमय प्रकाश से चमक उठा और उन्होंने उसे अदृश्य तलवार जाल पर फेंक दिया। पल भर में कई धमाके हुए और हवा में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। ये भाले के तलवार जाल से टकराने का परिणाम था। जैसे ही विस्फोट शांत हुआ और रोशनी फीकी पड़ी, लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उसे फंसाने वाला अदृश्य तलवार का जाल अभी भी मौजूद था। उसका सबसे शक्तिशाली हमला भी उस जाल को भेद नहीं पाया, बस उसे थोड़ा सा हिला पाया। अंत में वह जाल थोड़ा सा चूक गया। डू फैंग पूरी तरह शांत रहा। ताई परिवार के टाई मोयांग, जिनकी प्रारंभिक योद्धा स्तर की शक्ति थी, भी इस हमले से नहीं बच पाए थे, इसलिए उस गंभीर चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति का अंजाम उसकी अपेक्षा के अनुरूप ही था। हालांकि वह वर्तमान में चिशोधन के 8वें स्तर पर ही था, फिर भी इन लोगों से निपटने के लिए यह पर्याप्त था। इस समय तक आग की वर्षा हो चुकी थी। जैसे ही आग ने बूढ़े व्यक्ति के शरीर को छुआ, उसकी असली ऊर्जा ढाल जलकर राख हो गई और तुरंत ही लपटें उठ उठीं। उदास चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति की हताश और दयनीय चीखें तुरंत घाटी में गूंज उठीं। बाकी बचे दोनों भयभीत हो गए। डू फैंग को पांचों में सबसे उच्च साधना वाले बुजुर्ग को एक ही वार में मारते देख उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वे फंस गए और बच नहीं पाए। लड़ने की इच्छा न होने के कारण डू फैंग ने उन्हें तुरंत मार डाला। हालांकि उसने उन पांचों लोगों से निपट लिया था, फिर भी डू फैंग के चेहरे पर हल्की उदासी छाई हुई थी। उसे लगातार बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि न तो किंग्यांग शहर का टाई परिवार और न ही किंग्युआन संप्रदाय उसे आसानी से जाने देंगे, बल्कि वे शायद उसे पकड़ने के लिए लोगों को भेजेंगे, और ये लोग उससे भी ज्यादा शक्तिशाली विशेषज्ञ होंगे। तियानयांग शहर पूर्व और दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे समुद्र में जाना असंभव है। एकमात्र विकल्प पश्चिम और उत्तर की ओर जाना है। इसलिए टाई मोचिंग ने टाई परिवार के 3 शिष्यों को तियानयांग शहर से उत्तर की ओर खोज करने के लिए भेजा, जबकि किंग्युआन संप्रदाय के मध्य स्तर के योद्धा झेंग ने क्यूई शोधन चरण में 4 शिष्यों को उत्तर पश्चिम की ओर खोज करने के लिए भेजा। उड़ने में असमर्थ होने के कारण डू फैंग घोड़े पर सवार होकर नानलिंग काउंटी की सीमा की ओर सरपट दौड़ पड़ा। उस दिन वे आखिरकार सीमा के करीब पहुंच गए। उनका घोड़ा और खुद डू फैंग दोनों थक चुके थे। डू फैंग ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद ही उनका चेहरा बदल गया और वे अचानक उठ खड़े हुए मन ही मन सोचने लगे, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये योद्धा क्षेत्र का कोई महापुरुष है। वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुआ और सरपट दौड़ने लगा। सबसे आगे निकलने वाला झेंग था, जो किंग्युआन संप्रदाय का एक मध्यम स्तर का योद्धा था। एक मध्यम स्तर के योद्धा की गति से कोई 1 घंटे में 7 या 800 मील की दूरी तय कर सकता है। उसकी ट्रैकिंग क्षमता और गति बेजोड़ है। इस समय मध्य स्तर के योद्धा ने दूर से ही डू फैंग को देख लिया था। डू फैंग को जल्दबाजी में भागते देख वह जोर से हंसा और चिल्लाया, डू फैंग, तुम कहाँ जा रहे हो?
मेरे साथ तुरंत संप्रदाय में वापस आकर अपनी सजा क्यों नहीं स्वीकार लेते? लेकिन एक घोड़े की गति की तुलना एक मध्यम स्तर के योद्धा की गति से कैसे की जा सकती है? देखते ही देखते झेंग उपनाम वाला व्यक्ति उससे 100 फीट पीछे निकल चुका था। ये देखकर डू फैंग दौड़ना बंद कर दिया और इसके बजाय झेंग उपनाम वाले व्यक्ति की ओर मुड़ गया। मध्य स्तर के योद्धा ने जोर से हंसते हुए डू फैंग से 10 फीट की दूरी पर रुककर डू फैंग को ठंडी निगाहों से देखा। डू फैंग ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान लिया। उसका नाम झेंग किंगडोंग था। झेंग किंग्युआन संप्रदाय में कार्यों के आवंटन और पुरस्कारों का प्रभारी था और किंग्युआन संप्रदाय के टाई परिवार से उसके घनिष्ठ संबंध थे। अब उसका पीछा करना निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। डू फैंग का दिल बैठ गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि किंग्युआन संप्रदाय का टाई परिवार और किंग्यांग शहर का टाई परिवार वास्तव में हाथ मिला लेंगे और उसे पकड़ने के लिए एक मध्यम स्तर के योद्धा को भेजेंगे। हालांकि डू फैंग ने अनसुना करने का नाटक किया और शांत भाव से कहा, तो आप सीनियर ब्रदर झेंग हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? ये देखकर कि सामने खड़ा युवक 2 महीने पहले उसे अंकल मास्टर कहकर पुकारता था और अब सीनियर ब्रदर कह रहा है, झेंग किंगडोंग बहुत नाराज हुआ, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उसने सहजता का नाटक करते हुए कहा, मुझे तुमसे क्या चाहिए? डू फैंग, मेरे सामने नाटक मत करो। क्या तुम्हें जवाब नहीं पता? भागने की कोशिश मत करो। मेरे सामने तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। डू फैंग ने अनजान बनने का नाटक किया और हैरानी से पूछा, मुझे नहीं पता कि सीनियर ब्रदर झेंग क्या कह रहे हैं। मुझे क्यों भागना चाहिए? झेंग किंगडोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, डू फैंग, सच कहूं तो किंग्यांग शहर के टाई परिवार ने तुम्हारे कारनामों की सूचना कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख को देने के लिए पहले ही लोगों को पहाड़ पर भेज दिया है। संप्रदाय ने फैसला किया है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने और गहन पूछताछ के लिए वापस ले जाने आऊंगा। किंग्युआनज़ों का मूल निर्णय उसे पूछताछ के लिए वापस ले जाना था, न कि उससे पूछताछ करना। झेंग किंगडोंग ने जानबूझकर इसे पूछताछ कहा और अभी अभी उसे अपना दंड स्वीकार करने के लिए वापस बुलाया है, जिसका अर्थ है कि वह पहले से ही डू फैंग को दोषी मानता है। जैसा कि उम्मीद थी, ये सुनकर डू फैंग गुस्से से भड़क उठा और बोला, हम गुनाह कबूल करूं, पूछताछ करूं। क्या संप्रदाय ने मेरे बारे में पहले ही फैसला कर लिया है? टाई परिवार वाकई अच्छा नहीं है। झेंग किंगडोंग ने ठंडे लहजे में कहा, डू फैंग, अपनी बातों पर ध्यान रखो। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे साथ चलो। विरोध करने की तो सोचो भी मत। डू फैंग जानता था कि अपनी वर्तमान स्थिति और ताकत के साथ उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था और न ही वह किसी मध्यम स्तर के योद्धा से लड़ सकता था। क्या आज उसे सचमुच आत्मसमर्पण करना ही था? अगर उसे वापस किंग्युआन संप्रदाय ले जाया गया तो टाई परिवार के तौर तरीकों को देखते हुए उसका बहुत बुरा हाल होगा। शायद उसका गुरु भी उसे नहीं बचा पाएगा। नहीं, वह किसी भी कीमत पर वापस नहीं जा सकता था। डू फैंग के मन में भागने के हजारों विचार उमड़ रहे थे, पर कोई भी कारगर नहीं लग रहा था। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी योजना पूरी तरह व्यर्थ और जोखिम भरी थी। डू फैंग के दिदस सांसों का समझौता। लेकिन झेंग किंगडोंग काफी शांत दिख रहा था। उसे पहले ही पता चल गया था कि डू फैंग बुरी तरह घायल है और एक नौसिखिए योद्धा से भी कहीं अधिक कमजोर है। भले ही डू फैंग एक नौसिखिए योद्धा होता, झेंग किंगडोंग अपनी मध्यम स्तर की योद्धा शक्ति से उसे आसानी से हरा सकता था। इस वेबसाइट का URL बदल गया है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। इसलिए वह चुपचाप डू फैंग की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। डू फैंग असमंजस में था कि क्या करे। बचने का कोई रास्ता न होने के कारण वह पूरी ताकत से लड़ेगा। आत्मसमर्पण करना उसके स्वभाव में नहीं था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने सिर उठाया और गहरी आवाज में कहा, जब ऐसा है तो मेरे पास पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सुनकर झेंग किंगडोंग थोड़ा चौंक गया। डू फैंग के फैसले ने उसे स्पष्ट रूप से हैरान कर दिया था। एक साधारण ची शोधन स्तर का साधक एक मध्यम स्तर के योद्धा से लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या यह एक अंडे का पत्थर से टकराने जैसा नहीं था? फिर वह हंसा और बोला, अच्छा, लड़के का साहस सराहनीय है। फिर उसने कहा, ऐसा क्यों नहीं करते? यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम मेरे 10 हमलों को बिना गिरे झेल सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर डू फैंग की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या ये सच है? झेंग किंगडोंग ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, मेरी पहचान क्या है?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? इसके अलावा तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे सामने 10 सांसें भी टिक पाओगे? डू फैंग ने कहा, मैं स्वेच्छा से हार मानने वालों में से नहीं हूं। कोशिश किए बिना मुझे कैसे पता चलेगा कि यह संभव है या नहीं? बिना प्रयास किए मैं इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता हूं? अच्छा, बढ़िया कहा, एकदम मेरी पसंद का, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सोच एक जैसी नहीं है। झेन किंगडोंग जोर से हंसा। चलो, मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में क्या कर सकते हो। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीनें एक साथ बांध ली और बिना हिले डुले खड़ा रहा। डू फैंग मन ही मन सोचने लगा, लगता है उसे आज अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने होंगे, वरना वह 10 सांसें भी नहीं ले पाएगा। क्या आप तैयार हैं? मैं टाइमर शुरू करने ही वाला हूँ। झेन किंगडोंग की आवाज़ आराम से गूंजी। डू फैंग ने चांदी की मध्यम श्रेणी की जादुई तलवार निकाली। उसका चेहरा गंभीर था और उसने हाथ का इशारा करते हुए कहा, तैयार। झेन किंगडोंग थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर बेपरवाही से बोला, तो तुम्हारे पास मध्यम स्तर का जादुई हथियार है। लगता है टाई मुयांग सचमुच तुम्हारे हाथों मारा गया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मध्यम स्तर का जादुई हथियार होने से तुम्हें मुझ पर हमला करने और 10 सांसों तक टिके रहने का अधिकार मिल जाता है? हम्फ। डू फैंग चुप रहा। अपने हाथों से तलवार मंत्र बनाते हुए उसने उन्हें आगे की ओर घुमाया, जिससे चांदी की मध्यम श्रेणी की जादुई तलवार तेजी से आगे बढ़ी। चांदी की लंबी तलवार थोड़ी कांपी और उससे एक भिनभिनाहट की आवाज निकली। ये देखकर झेन किंगडोंग टस से मज नहीं हुआ। उसकी नज़र में यह हमला न केवल धीमा था, बल्कि इससे कोई खतरा भी नहीं था और इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा सकता था। डू फैंग की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्गीय जाल के मार्ग पर तेजी से प्रवाहित हुई और उसने तलवार को नियंत्रित किया। जब वह झेन किंगडोंग के ठीक 3 फीट आगे थी, तो उसने मध्य स्तर की आध्यात्मिक तलवार की ओर इशारा किया। पल भर में आध्यात्मिक तलवार हवा में रूपांतरित हो गई, 1 से 2, 2 से 4, और देखते ही देखते वो दर्जनों आध्यात्मिक तलवारों में परिवर्तित हो गई, जिन्होंने झेन किंगडोंग को घेर लिया। आत्मा तलवार के रूपांतरण के दौरान झेन किंगडोंग आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की और बचने की कोशिश भी नहीं की। परिणामस्वरूप आत्मा तलवार द्वारा निर्मित तलवार की छाया ने उसे आसानी से घेर लिया। अचानक झेन किंगडोंग के हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। ये स्पष्ट रूप से एक मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार था। झेन किंगडोंग ने सहजता से तलवार को आगे की ओर घुमाया। पल भर में वास्तविक ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह फूट पड़ा और मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार की आत्मा तलवार द्वारा निर्मित जाल कांपने और गूंजने लगा, मानो वह टिकने में असमर्थ हो और ढहने के कगार पर हो। डू फैंग चौंक गया। अगर झेन किंगडोंग इस दिव्य जाल को भेद देता, तो वह अपनी गहन कुशलता से उसे एक ही झटके में पकड़ सकता था। उसने तुरंत अपनी वास्तविक ऊर्जा को तीव्र गति से प्रवाहित किया और अपनी तलवार को टूटने से बचाने के लिए पूरी ताकत से उसे नियंत्रित किया। डू फैंग मन ही मन हैरान था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि झेन किंगडोंग उससे भी ज्यादा अचंभित था। उसके दिखने में साधारण से वार में ही उसकी शक्ति का 5/10वां हिस्सा खर्च हो गया था। झेन किंगडोंग के मन में यह सवाल था कि चिशोधन स्तर के शिष्य के वार में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है। अपनी शक्ति का 5/10वां हिस्सा इस्तेमाल करना तो काफी था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह इस चाल को भेद नहीं पाएगा और अभी भी फंसा रहेगा। झेन किंगडोंग ने धीरे से कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हें कुछ आत्मविश्वास है। आखिरकार तुम्हारे पास अभी भी कुछ सहारा है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा साधना स्तर अभी बहुत कम है। अगर तुम अपने शुरुआती योद्धा स्तर पर वापस आ जाओ, तो इस चाल का इस्तेमाल करने पर मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। झेन किंगडोंग ने अपनी लंबी तलवार को फिर से घुमाया, लेकिन इस बार उसने ताकत दोगुनी कर दी। ठंडी रोशनी से चमकती हुई लंबी तलवार हवा में लहराए और अत्यंत तीव्र गति से डू फैंग की लंबी तलवार द्वारा बनाए गए तलवार जाल पर जा लगी। तलवारों का जाल जोर से कांप उठा और फिर पूफ की आवाज के साथ तलवारों का ढांचा चकनाचूर हो गया और शून्य में विलीन हो गया। केवल चांदी की आत्मा की तलवार हवा में थोड़ी सी कांपती हुई रह गई। डू फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि स्वर्गीय जाल इतनी आसानी से 3 सांसों से भी कम समय में टूट जाएगा। एक मध्यम स्तर के योद्धा की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। डू फैंग भली भांति जानता था कि जब तक झेन किंगडोंग अपनी पूरी ताकत से लड़ता रहेगा, वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए झेन किंगडोंग को तलवार के जाल को तोड़ते हुए देखकर उसने निश्चय कर लिया। उसके सामने एक उच्च श्रेणी का धधकते लाल रंग का जादुई हथियार प्रकट हुआ।
अपनी आस्तीन हिलाते ही वह जादुई हथियार जेन किंगडोन की ओर बढ़ गया। जैसे ही जेन किंगडोन तलवारों के जाल से बाहर निकला, उसने देखा कि एक धधकती लाल आत्मा की तलवार सीधे उसकी ओर आ रही है। तुम्हारे पास वाकई एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार है। मैंने तुम्हें बिल्कुल कम आंका था। जेन किंगडोन चौंक गया। टाई मोचेंग ने किंग्युआन पर्वत पर डू फैंग के पास मौजूद मध्यम या उच्च स्तरीय जादुई हथियार के बारे में कुछ नहीं बताया था, शायद इसलिए कि या तो उसे इसकी जानकारी नहीं थी या उसने जानबूझकर इसे छिपाया था। मध्यम स्तर के जादुई हथियार ठीक हैं, मेरे पास पहले से ही एक है, लेकिन उच्च स्तर के जादुई हथियार दुर्लभ खजाने हैं, संप्रदाय में हर किसी के पास नहीं होते। केवल उच्च स्तर के योद्धा, शक्तिशाली मध्यम स्तर के योद्धा या वे लोग जिन्होंने संप्रदाय में महान योगदान दिया है, उन्हें ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर डू फैंग का जादुई हथियार मेरे पास होता तो सब कुछ अलग होता। मैं लालच से खुद को रोक नहीं पाया। डू फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हाथ के इशारे किए और चांदी की आत्मा तलवार से एक और भिनभिनाहट की आवाज निकली, जो अनगिनत तलवारों की छाया में बदल गई। पल भर में अनगिनत चांदी के धागों ने एक जाल बना लिया, जिसने जेन किंगडोन को घेर लिया। उसी समय एक धधकती लाल लंबी तलवार जेन किंगडोन के ऊपर आकाश में उड़ गई। डू फैंग ने अपनी तलवार चलाने की मुद्रा बदली और लाल लंबी तलवार की ओर इशारा किया। पल भर में वह लंबी तलवार लगभग 1 फुट बड़े अग्निपक्षी में बदल गई। अपने पंखों को धीरे से फड़फड़ाते हुए उसने नीचे खड़े जेन किंगडोन पर आग की वर्षा कर दी। जेन किंगडोन का पहले का शांत और बेपरवाह चेहरा अचानक गंभीर और उदास हो गया। उसकी भौहें तन गईं और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम मुझे लगातार आश्चर्यचकित कर रहे हो। तुम्हारे पास जादुई खजानों का अथाह भंडार और तरह तरह की विधियां हैं। जो वार पहले उसकी ताकत के केवल 70% हिस्से से हो रहा था, वह अचानक बढ़ गया और अब पूरी ताकत से हो रहा था। भयानक आभा और गति से युक्त लंबी तलवार सीधे तलवार के जाल पर जा टकराए। चांदी का तलवार का जाल निस्संदेह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। तलवारों के जाल को तोड़ते हुए जेन किंगडोन लड़खड़ाते हुए 3 झांक बाईं ओर हट गया और अग्नि वर्षा की सीमा से बाहर निकल गया। फिर वह एक बार फिर प्रकट हुआ और डू फैंग के सामने आ गया। उसकी लंबी तलवार पहले से ही म्यान में थी और उसकी दाहिनी मुट्ठी हल्की सी भींची हुई थी। उसने देखने में धीमी लेकिन वास्तव में अत्यंत तीव्र गति से डू फैंग की छाती पर वार किया। पाठकों के लिए एक नोट, चौथे अपडेट के लिए अभी 2 दिन और बाकी हैं। 8 चेंजियाशान गांव। जैसे ही डू फैंग ने अपनी उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति का प्रयोग किया, उसने साथ ही अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए वज्र मंत्र को सक्रिय किया, जबकि उसका मध्य स्तरीय जादुई आंतरिक कवच पहले से ही सक्रिय था। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। वह अच्छी तरह जानता था कि स्वर्गीय जाल तकनीक जेन किंगडोन को फंसा नहीं सकती और न ही उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसका उद्देश्य केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा बाधित करना और 10 सांसों तक टिके रहना था। यदि वह अभी भी प्रारंभिक योद्धा स्तर पर होता, तो वह अपने उच्च स्तरीय जादुई हथियार से प्रतिद्वंद्वी से लड़ सकता था। हालांकि अब जब उसकी शक्ति बहुत कम हो गई है, तो वह अपने उच्च स्तरीय जादुई हथियार की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए अपने 2 हमलों को अंजाम देने के बाद उसने अपनी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। जब तक वह इस हमले को झेल सकता था, 10 सांसों का समय समाप्त हो जाता। जेन किंगडोन की मुट्ठी ने डू फैंग के सुरक्षात्मक कवच पर सीधा प्रहार किया। एक जोरदार आवाज के साथ कवच ऐसे चकनाचूर हो गया मानो उसे नष्ट किया जा रहा हो। जेन किंगडोन की मुट्ठी यही नहीं रुकी, वह सीधे डू फैंग की छाती पर जा लगी। इस नाजुक क्षण में हवा के चीरने जैसी एक तीखी आवाज गूंजी और सुनहरी रोशनी से जगमगाती एक लंबी तलवार पलक झपकते ही जेन किंगडोन की पीठ पर आ गिरी, सीधे उसके महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधते हुए। यदि जेन किंगडोन बच नहीं पाता या बचाव नहीं करता, तो भले ही वह डू फैंग को गंभीर रूप से घायल कर सकता था या मार भी सकता था, लेकिन वह स्वयं उस लंबी तलवार से भेद दिया जाता। क्रोधित होकर जेन किंगडोन के पास पीछे मुड़कर सुनहरी तलवार का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके मुके, जो मूल रूप से डू फैंग की ओर थे, गलती से आती हुई तलवार पर ही लग गए। सच्ची ऊर्जा का विस्फोट हुआ, सुनहरी तलवार पीछे की ओर उड़ गई और जेन किंगडोन को पीछे हटना पड़ा। संभल कर खड़े होते ही वह गुस्से से चिल्लाया, जियांग बिन, तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की? क्या तुम्हें कार्यवाहक संप्रदाय नेता द्वारा दंडित किए जाने का डर नहीं है? इसी क्षण एक आकृति उनकी ओर तेजी से बढ़ी।
ध्यान से देखने पर पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि किंग्युन संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ शिष्य जियांग बिन थे। हा हा हा, जोरदार ठहाका गूंजा और जियांग बिन ने कहा, मैं अपने गुरु के आदेश पर यहाँ आया हूँ ताकि सीनियर ब्रदर जेंग को जूनियर ब्रदर को वापस ले जाकर पता लगाने में मदद कर सकूं कि क्या हुआ था। ये संप्रदाय के आदेशों से अलग नहीं है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, लेकिन सीनियर ब्रदर जेंग ने अभी जो किया, अगर वह हमला सचमुच डू फैंग पर लगा होता तो शायद वह मौके पर ही मर जाता। ये संप्रदाय के आदेशों के अनुसार नहीं लगता। जेंग किंगडोंग चौंक गया, उसका चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया और उसने कहा, मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था, मैं बस उसे वापस लाना चाहता था। इसी बीच जियांग बिन के टेलीपैथिक संदेश का अनुसरण करते हुए डू फैंग पहले ही अपने घोड़े पर सवार होकर सर पर दौड़ पड़ा था। ये देखकर कि डू फैंग भागने ही वाला था, जेंग किंगडोंग ने जल्दी से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, डू फैंग? और उसके पीछे भागने ही वाला था। जियांग बिन ने अपनी सुनहरी तलवार लहराई और एक शक्तिशाली आभा जेंग किंगडोंग पर केंद्रित हो गई। जेंग किंगडोंग का चेहरा बदल गया और उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कहा, जियांग बिन, क्या तुम सचमुच मुझे संप्रदाय के मिशन को पूरा करने से रोकोगे? जियांग बिन शांत रहे और बोले, मुझे बस इतना दिख रहा है कि तुम डू फैंग को मारना चाहते हो, लेकिन यह संप्रदाय का आदेश नहीं है। मुझे डू फैंग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। जेंग किंगडोंग का चेहरा पीला पड़ गया। ठीक है, चूंकि तुम यही चाहते हो तो पहले तुम्हें हराऊंगा, फिर उस बदमाश डू फैंग के पीछे जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपने थैले पर हाथ फेरा और अभी अभी इस्तेमाल की गई लंबी तलवार उसके सामने प्रकट हो गई, जो 10 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी हो गई, और उसने जियांग बिन पर वार किया। हालांकि जेंग किंगडोंग ने कहा था कि वह डू फैंग का पीछा करने से पहले जियांग बिन को हरा देगा, लेकिन वह ये भी समझता था कि जियांग बिन किंग्युन संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ शिष्य था, जिसकी शक्ति पहले से ही प्रारंभिक योद्धा स्तर के शिखर पर थी और वह जल्द ही मध्यवर्ती योद्धा स्तर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा उसके द्वारा धारण की गई स्वर्ण तलवार भी एक मध्यवर्ती जादुई हथियार थी, इसलिए उसकी शक्ति उससे बहुत कम नहीं थी। जियांग बिन को हराना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए किंग्युन ने जियांग बिन को डू फैंग की मदद के लिए पहाड़ से नीचे भेजा था। इसके बाद दोनों के बीच हवा में भयंकर लड़ाई हुई। डू फैंग अपने घोड़े पर सवार होकर नानलिंग काउंटी की सीमा की ओर सरपट दौड़ा। पहले तो वह होश में था और अपनी दिशा को नियंत्रित करना जानता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी चोटें उभरने लगीं। मूल चोटों के साथ साथ जेंग किंगडोंग की वास्तविक ऊर्जा से हुए नुकसान के कारण वह जल्द ही बेहोश हो गया और उसका घोड़ा उससे दूर भाग गया। डू फैंग को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था जब वह धीरे धीरे जागा। उसने आंखें खोलीं और एक साधारण और जर्जर मिट्टी का घर देखा। वह पलंग पर लेटा हुआ प्रतीत हो रहा था। छत में कुछ छेद भी थे, जिनसे बाहर की रोशनी उन छोटे छेदों से कमरे में आ रही थी। डू फैंग उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह हिला, उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा और वह कमजोरी से वापस लेट गया। वह चुपचाप वहीं लेटा रहा और धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर पूरी झोपड़ी का अवलोकन करता रहा। यह एक साधारण शिकारी परिवार प्रतीत होता था। मुख्य द्वार के बाईं ओर दीवार पर 3 फुट से अधिक लंबी डोरी वाला एक धनुष लटका हुआ था और उसके बगल में दीवार से सटा हुआ एक लंबा कांटा रखा था। द्वार के दाईं ओर हिरण के सींगों का एक जोड़ा लटका हुआ था। अंदर का भाग बहुत ही साधारण था, जिसमें केवल एक जर्जर मेज और कुछ कुर्सियां थीं। ये जगह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? डू फैंग उलझन में था, लेकिन कमरा खाली था और कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सका। डू फैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की। सौभाग्य से, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले जैसी मजबूत नहीं थी, फिर भी वह अपनी सामान्य शक्ति का आधा हिस्सा थी, उसके शरीर जितनी कमजोर नहीं थी। डू फैंग ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया और तुरंत 100 फीट के दायरे में होने वाली हलचलों को भांप लिया। ये स्थान एक छोटी घाटी प्रतीत होती थी, जिसका भूभाग ऊबड़ खाबड़ था। 100 फीट के दायरे में 20-30 घर बिखरे हुए थे। घरों के बाहर एक अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र था जहां लगभग 1 दर्जन महिलाएं विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य कर रही थीं। लगता है ये जगह वाकई एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। मुझे बस ये नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। क्या ये अभी भी नानलिंग काउंटी का हिस्सा है, या मैं नानलिंग काउंटी से बाहर निकल चुका हूँ? क्या टाई परिवार मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है? खैर, अभी इसकी चिंता छोड़ो। अभी तो बस अपनी ताकत वापस पाना जरूरी है। शिकारी के गुरु के लौटने पर मैं उनसे विस्तार से पूछूंगा। डू फैंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं
अपने शरीर में बची हुई अंतिम ऊर्जा को इकट्ठा किया और उसे अपनी नसों में प्रवाहित किया। हर कदम आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल था और ऐसा लग रहा था मानो उसकी नसें फट जाएंगी। हालांकि जेन किंगडोंग के पूरे बल से किए गए हथेली के प्रहार ने उसे नहीं मारा था, लेकिन आध्यात्मिक दबाव ने उसके घावों को और बढ़ा दिया था। अंततः अपने पूरे शरीर में अपनी वास्तविक ऊर्जा का संचार करने के बाद वह ऊर्जा उसके दांतियान में केंद्रित हो गई। डू फैंग की मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ और उसकी शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। हालांकि वह अभी भी उठ नहीं पा रहा था, लेकिन कम से कम वह अपने हाथ हिला सकता था। जब डू फैंग ने दोबारा आंखें खोलीं, तो बाहर अंधेरा हो चुका था। बाहर हल्की रोशनी थी और दीपक जलाने का समय हो गया था, लेकिन घर के अंदर की बत्तियां अभी भी बंद थीं, जिससे संकेत मिलता था कि मालिक अभी तक नहीं लौटा था। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। डू फैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आसपास का जायजा लिया, फिर शांत होकर हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजे से बाहर देखा। कुछ ही देर में भारी कदमों से एक हट्टा कट्टा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी पीठ पर आधा जंगली सुअर लादा हुआ था। अंदर आते ही उसने आधे सुअर को धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया, फिर कमरे के बीचों बीच जाकर एक दीपक जलाया। डू फैंग ने उस हटे कट्टे आदमी को ध्यान से देखा। उसने पाया कि वह आदमी लगभग 30 वर्ष का था, 7 फुट 6 इंच लंबा, चौकोर चेहरे वाला, घनी भौहें, बड़ी आंखें, ऊंची नाक और दृढ़ भाव वाला था। वह स्पष्ट रूप से एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति था जिसका चरित्र अटल था। तेल का दीपक जलाने के बाद हटे कट्टे आदमी ने पलंग के पास जाकर डू फैंग की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम जाग गए हो। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह जगह कहाँ है, भाई? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? क्या आपने मुझे बचाया? उस हटे कट्टे आदमी ने कहा, यह किंगलिंग पर्वत है, जो नानलिंग और वुलिंग काउंटी की सीमा पर स्थित एक पर्वत चोटी है। हमारे गांव का नाम चेंजिया गांव है। परसों मैं शिकार कर रहा था, तभी मुझे तुम पहाड़ों में मिले। तुम जमीन पर बेहोश पड़े थे। मैंने देखा कि तुम अभी भी सांस ले रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। किंगलिंग पर्वत, ये कहाँ स्थित है? ये किंगयांग शहर से कितनी दूर है? डू फैंग ने पूछा। किंगलिंग पर्वत नानलिंग काउंटी के उत्तर में स्थित है, जो किंगयांग शहर से हजारों मील दूर है। क्या आप किंगयांग शहर जाना चाहते हैं? हटे कट्टे आदमी ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। शिकारी का दर्द, नानलिंग काउंटी और वुलिंग काउंटी की सीमा, किंगयांग शहर से 5 या 6 हजार मील दूर। ऐसा लगता है कि बेहोश होने के बाद घोड़ा सचमुच लगभग 1000 मील दौड़कर यहाँ पहुँचा है। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद भाई चेन। उस हटे कट्टे आदमी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसी चोट लगने के बाद आम लोगों को होश में आने में कम से कम 3 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन तुम 2 दिन से भी कम समय में होश में आ गए। लगता है तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वैसे तुम्हें इतनी गंभीर चोटें कैसे लगीं? क्या तुमने किसी को अपना दुश्मन बना लिया था? डू फैंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या भाई चेन, क्या आप डरे हुए हैं? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे किस बात का डर है? उस हटे कट्टे आदमी ने बेपरवाही से कहा, मेरा उपनाम फैंग है और मैं किंगयांग शहर का निवासी हूँ। कुछ दिन पहले मैं किंगयांग शहर से वुलिंग काउंटी में व्यापार के सिलसिले में निकला था। रास्ते में अचानक मेरा सामना डाकुओं के एक गिरोह से हो गया। अपना पैसा चोरी होने से बचाने के लिए मैंने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया। मेरा सारा सामान तो चोरी हो ही गया, साथ ही मैं बुरी तरह घायल भी हो गया। बेहोश होने से पहले ही मैं एक तेज घोड़े पर सवार होकर किंगलिंग पर्वत पर जा पहुंचा। हालांकि वह जानता था कि यह जगह किंगयांग शहर से बहुत दूर है और यह कि टाई परिवार और झेंग किंगडोंग उसका पीछा करते हुए इस दूरदराज के पहाड़ी गांव तक नहीं आएंगे, और यह कि उसके सामने खड़ा चेन उपनाम वाला व्यक्ति एक सीधा सादा व्यक्ति था जिसके कोई बुरे इरादे नहीं होंगे। फिर भी डू फैंग ने अपनी पहचान छिपाए रखी और दूसरों को बताना नहीं चाहता था। मैं समझ गया। मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कह रहा भाई फैंग, लेकिन पैसा तो बस एक बाहरी वस्तु है। पहले अपनी जान बचाओ। अगर जान ही चली जाए तो ज्यादा पैसा होने का क्या फायदा? अगली बार जब ऐसी कोई स्थिति आए भाई फैंग, तो अपनी जान बचाना ही सबसे जरूरी है, चेन उपनाम वाले हटे कट्टे आदमी ने कहा। डू फैंग ने सिर हिलाकर कहा, मैं इसे याद रखूंगा और मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। चेन उपनाम वाले हटे कट्टे आदमी ने कहा, वैसे भाई फैंग, क्या आपको भूख लगी है? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे?
फिर डू फैंग को एहसास हुआ कि उसे थोड़ी भूख लगी है और वह मुस्कुराया, तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, भाई चेन। हटे कट्टे आदमी, जिसका उपनाम चेन था, ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी औपचारिकता मत निभाओ। तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाता हूँ। इतना कहकर वह घर से चला गया। डू फैंग आसानी से चल फिर नहीं पा रहा था और हर दिन आराम करके अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। 7 दिन बाद वह आखिरकार बिस्तर से उठकर चलने फिरने में सक्षम हुआ, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा अभी भी बहुत कमजोर थी। उसके पास अपना थैला खोलने की भी ताकत नहीं थी, जिससे वह बहुत लाचार महसूस कर रहा था। उसे अपनी चोटों के इतने गंभीर होने की उम्मीद नहीं थी, और ऐसा लग रहा था कि वह थोड़े समय में अपनी पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा। बिस्तर से उठने के बाद डू फैंग हर सुबह अपनी कुटिया से निकलकर पहाड़ों की ताजी हवा में सांस लेने और ध्यान करने जाता था। इतने वर्षों तक वह निरंतर साधना और साधना करता रहा था, और उसने शायद ही कभी इतना शांतिपूर्ण जीवन जिया हो। इस समय उसका हृदय अत्यंत शांत था। कभी कभी वह अपने पिता और भाई के बारे में सोचता कि वे कैसे होंगे, क्या वे लिंग्यांग शहर में सुरक्षित पहुंच गए होंगे और क्या उनका जीवन व्यवस्थित हो गया होगा। वह और उसका परिवार पहले बहुत खुशहाल थे, लेकिन टाई परिवार की वजह से ही उनका शांतिपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जब भी वह इस बारे में सोचता, उसे टाई परिवार से नफरत हो जाती। टाई परिवार शक्तिशाली था, इसलिए वे जो चाहें कर सकते थे और दूसरों को अपनी मर्जी से परेशान कर सकते थे। जब मैं टाई परिवार से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से वापस जाकर उनसे हिसाब चुकता करूंगा। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए किंग्युआन संप्रदाय वापस नहीं जा सकता। भले ही मेरे गुरु मेरी मदद करेंगे, लेकिन उनकी शक्ति सीमित है और वे कार्यवाहक संप्रदाय नेता के निर्णय को नहीं रोक सकते। अब एकमात्र विकल्प उत्तर की ओर वुलिंग काउंटी की ओर बढ़ना है, जो कि किंग्युआन संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है और जहां टाई परिवार का निवास नहीं है। टाई परिवार को शायद वुलिंग काउंटी में पहुंचने की उम्मीद भी नहीं होगी, और अगर वे पहुंच भी जाते हैं तो उनके पास उसे ढूंढने की शक्ति नहीं होगी। कई वर्षों बाद जब वह टाई परिवार से खुद की रक्षा करने में सक्षम हो जाएगा, तो उसे नानलिंग काउंटी लौटने और अपने परिवार से पुनर्मिलन करने का अवसर मिलेगा। उसने सुना है कि वुलिंग काउंटी नानलिंग काउंटी से बड़ा है, जिसमें अधिक संप्रदाय और कहीं अधिक उच्च स्तरीय योद्धा हैं, साथ ही युद्ध सेनापति स्तर के विशेषज्ञ भी हैं। कुछ महीनों में जब उसके घाव ठीक हो जाएंगे, तो वह इस जगह को छोड़कर वुलिंग काउंटी जा सकता है। मन बना लेने के बाद वह काफी राहत महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद डू फैंग की वास्तविक ऊर्जा कुछ हद तक वापस आ गई, जिससे उसे क्यूई शोधन के चौथे स्तर की शक्ति प्राप्त हुई और अंततः वह भंडारण थैली खोलने की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो गया। उपचार के दौरान उसने यी चेंजी द्वारा छोड़ी गई पुस्तकें निकाली और शस्त्र निर्माण और रसायन शास्त्र पर लिखे उनके लेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ा, जिससे उसका सैद्धांतिक ज्ञान लगातार बढ़ता रहा। उसने पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद इन तकनीकों को सत्यापित करने की योजना बनाई। समय बहुत जल्दी बीत गया और डू फैंग को चेंजियाशान गांव में रहते हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। चेन उपनाम वाले व्यक्ति से उसकी अच्छी बनती है, जो एक सीधा सादा और ईमानदार इंसान है, और डू फैंग को ये बात बहुत पसंद है। इस बीच गांव के अन्य लोग भी डू फैंग को जानते हैं और आपस में बातचीत के दौरान उसकी विनम्रता की सराहना करते हैं और उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। डू फैंग ने उनके सामने अपनी थोड़ी सी ताकत भी दिखाई है, हालांकि बहुत थोड़ी सी, लेकिन गांव वालों को आश्चर्यचकित करने के लिए काफ़ी है। तभी सबको एहसास हुआ कि दिखने में जवान और सभ्य लगने वाला यह व्यक्ति वास्तव में काफ़ी कुशल था। ये सभी शिकारी मार्शल आर्ट की कला के प्रशंसक थे और डू फैंग की ताकत देखकर वे उसके प्रति अपार सम्मान से भर उठे। 2 महीने के आराम के बाद उसके घाव कुछ हद तक ठीक हो गए हैं, और अब वह इतना मजबूत हो गया है कि 9वें स्तर के ची शोधन साधक से भी अपना बचाव कर सकता है। उसकी जाने की इच्छा धीरे धीरे और प्रबल होती जा रही है। उस दिन डू फैंग हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी में ध्यान कर रहा था। इसी बीच चेन उपनाम वाला व्यक्ति सुबह सुबह गांव के कुछ अन्य शिकारियों के साथ शहर गया ताकि पिछले कुछ दिनों में शिकार करके लाए गए अपने सामान को बेचकर कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीद सके। किंगलिंग पर्वत की तलहटी में किंगलिंग टाउन नाम का एक छोटा सा कस्बा बसा है। चेंजिया गांव से किंगलिंग टाउन तक का सफर काफी लंबा और दुर्गम है, इसलिए गांव वाले शायद ही कभी कस्बे जाते हैं। केवल शिकारी ही कुछ दिनों में एक बार कस्बे जाते हैं, अपने शिकार को बेचकर कुछ दैनिक आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। हमेशा की तरह समूह को शाम तक लौट आना चाहिए था।
लेकिन आज कुछ अजीब था, पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और वे अभी तक शहर से नहीं लौटे थे। दूसरे घरों के लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और औरतें बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। वे केवल दू फैंग के पास जाकर अपनी चिंताएं बता सकती थीं। आखिर दू फैंग एक पुरुष था और मार्शल आर्ट में बहुत कुशल था, इसलिए उनके पास उसकी सलाह लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डू फैंग भी इस बात से हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण सभी लोग घर नहीं लौट पा रहे थे, लेकिन वह परिवार के सदस्यों को मनाने की पूरी कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। एक और भोजन का समय बीत गया और जैसे ही डू फैंग बाकी लोगों को ढूंढने के लिए शहर जाने वाला था, दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, वे वापस आ गए। वे वापस आ गए। आदमी वापस आ गए। इस चीख ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की चिंता को तुरंत दूर कर दिया। खुशी से झूमते हुए वे चिल्लाते हुए बाहर भागे, तुम वापस आ गए। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? डू फैंग को राहत मिली और वह हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार किया और तुरंत चेन उपनाम वाले व्यक्ति और अन्य लोगों का पता लगा लिया। हालांकि उसका चेहरा तुरंत बदल गया, उसकी भौहें तन गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ ही देर में बाहर महिलाओं के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तुम्हें क्या हुआ? इतना खून क्यों बह रहा है? क्या तुम गिर गई थी या कुछ और? एक से ज्यादा आवाज़ें थीं, कमरे में मौजूद लगभग सभी ने इसे सुना था और वे सभी डरी हुई और रोने की कगार पर थीं। इसके तुरंत बाद एक अधीर पुरुष की आवाज़ आई, तुम क्यों रो रहे हो? मैं अभी मरा नहीं हूँ। जल्दी से मुझे भाई फैंग के कमरे में और फिर भाई चेन के कमरे में ले चलो। फिर कई पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें सवाल पूछने लगीं। डू फैंग घर के अंदर सीधा बैठा दरवाजे की ओर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि लगभग 10 लोग एक दूसरे की मदद करते हुए घर में प्रवेश कर रहे हैं। पुरुष चेन परिवार के सदस्य थे जो उस सुबह जल्दी शिकार बेचने शहर गए थे और महिलाएं परिवार की वे सदस्य थीं जो घर के अंदर थीं। हालांकि सभी शिकारी दयनीय हालत में थे। चेन उपनाम वाला व्यक्ति लंगड़ा रहा था, अपने दाहिने हाथ से पेड़ की शाखा का सहारा ले रहा था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। अन्य लोग भी अलग अलग स्तर पर घायल थे, एक का बायां हाथ कट गया था और दूसरे का दाहिना पैर टूट गया था। आत्माओं का शहर। चाहे बायां हाथ खोना हो या खड़े होने में असमर्थ होना, ये शिकारी के लिए एक गंभीर झटका है, जिसका मतलब है कि वह फिर कभी शिकार पर नहीं जा सकेगा और परिवार अपने कमाने वाले को खो देगा। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। जैसे ही सब लोग घर में दाखिल हुए, बैठने से पहले ही चेन उपनाम वाले व्यक्ति ने डू फैंग से जल्दबाजी में कहा, भाई फैंग, इस बार आपको हमारी मदद करनी ही होगी। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ भाई फैंग, आपको हमारी मदद करनी ही होगी। डू फैंग ने भौहें चढ़ाकर गंभीर चेहरे के साथ पूछा, भाई चेन, क्या हुआ? आप सब इस हालत में कैसे पहुंच गए? ये किसने किया? चेन उपनाम वाले उस व्यक्ति ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिल्लाते हुए कहा, भाई फैंग, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन किंगलिंग कस्बे का सबसे बड़ा परिवार, झुओ परिवार, कस्बे में होने वाले हर व्यापारिक लेन देन में 20% कमीशन लेता है, और यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आप कस्बे में व्यापार नहीं कर सकते। डू फैंग चुपचाप बस ध्यान से सुनता रहा। वह जानता था कि सांसारिक जगत में ऐसी बातें आम हैं, जहां शक्तिशाली ताकतें हर क्षेत्र के व्यापार और आधिकारिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। चेन उपनाम वाले उस व्यक्ति ने आगे कहा, शुरू में 20% कमीशन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन झुओ परिवार के दबदबे के कारण कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि 3 दिन पहले झुओ परिवार ने घोषणा की कि अब से वे हर लेन देन पर 30% कमीशन लेंगे, जो किसी को भी मंजूर नहीं था। इसलिए हम में से कुछ लोगों ने झुओ परिवार के एक सदस्य से तुरंत बहस शुरू कर दी, लेकिन हमें इस तरह पिटाई की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर रुकने के बाद चेन उपनाम वाले व्यक्ति ने डू फैंग की ओर देखा और सावधानी से कहा, जिस व्यक्ति ने हमें इस तरह पीटा है वह वास्तव में झुओ परिवार से नहीं है। वह झुओ परिवार द्वारा हाल ही में आमंत्रित किया गया कोई साधक होना चाहिए। ये सुनकर डू फैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन वह चुप रहा। चेन उपनाम वाले उस व्यक्ति ने आगे बताया, वह आदमी लगभग 30 वर्ष का लग रहा था। उस समय हम पांचों झुओ परिवार से लड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस आदमी ने हाथ हिलाया और एक तेज तलवार निकली, जिससे हम में से कई लोग घायल हो गए और एरवा के पिता का बायां हाथ कट गया। फिर झुओ परिवार के लोग दौड़े और हमें घूंसे और लात मारने लगे। डू फैंग का दिल जोर से धड़कने लगा। ये साफ तौर पर तलवारबाजी की तकनीकों का इस्तेमाल करके किया गया हमला था।
ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति कम से कम ची रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर है। हालांकि जब तक ये ची रिफाइनिंग के स्तर पर है, डूफैंग को डर नहीं था। चौथे या पांचवें स्तर की ची रिफाइनिंग की तो बात ही छोड़िए, 9वें स्तर की ची रिफाइनिंग की तो बात ही छोड़िए। ची शोधन के 9वें स्तर का साधक शायद ही इतनी छोटी जगह में रुकेगा, इसलिए उस व्यक्ति की शक्ति अधिक से अधिक ची शोधन के 5वें या 6ठे स्तर की होगी। ऐसी शक्ति डूफैंग के सामने बिल्कुल नगण्य है। चेन उपनाम वाले उस व्यक्ति ने उन्हें स्थिति के बारे में बताया, इस उम्मीद में कि वह उनकी मदद कर सके। डूफैंग ने कुछ देर सोचा, सिर हिलाया और कहा, चूंकि इसमें साधक शामिल हैं, इसलिए मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा। मैं कल शहर जाऊंगा। ये सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और आभार व्यक्त किया। डूफैंग ने धीरे से हाथ हिलाते हुए शांत भाव से कहा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ 2 महीने से अधिक समय से हूँ और मेरे घाव लगभग ठीक हो चुके हैं। यह मामला सुलझते ही मैं कल चला जाऊंगा। इस दौरान मेरी देखभाल करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इतना कहकर उन्होंने सभी को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। इतनी जल्दी? थोड़ी देर और क्यों न रुकें? जाने से पहले अपने सभी घावों के ठीक होने तक प्रतीक्षा करें। तुरंत ही सब लोग चिंतित हो गए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे। डूफैंग चुप रहा। थोड़ी देर बाद चेन उपनाम वाला व्यक्ति और अन्य लोग भी चुप हो गए, क्योंकि वे समझ गए थे कि डूफैंग ने अपना मन बना लिया है और उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्या हम कल आपको शहर ले जाने के लिए किसी को भेज सकते हैं? चेन उपनाम वाले व्यक्ति ने पूछा। डूफैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस व्यक्ति को खुद ढूंढ लूंगा। आपके जाने से केवल आपकी पहचान उजागर होगी और मुसीबत खड़ी होगी। ये सुनकर चेन उपनाम वाले व्यक्ति ने जिद करना बंद कर दिया। डूफैंग सही कह रहा था। अगर जुओ परिवार को पता चल गया कि उन्होंने उस साधक से निपटने के लिए डूफैंग को कहा था, तो डूफैंग के जाने के बाद वे निश्चित रूप से शिकारियों से बदला लेंगे। अगले दिन जैसे ही भोर हुई और चेंजियाशान गांव में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, डूफैंग चुपचाप उठा, झोपड़ी से बाहर निकला और फिर अपनी तेज दौड़ने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ से नीचे उतर गया। पहाड़ी रास्ते पर यात्रा करना कठिन था और चूंकि डूफैंग ने अपनी जादुई शक्ति का पूरा उपयोग नहीं किया, इसलिए उसे किंगलिंग कस्बे के बाहरी इलाके तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग गया। किंगलिंग कस्बा सचमुच काफ़ी छोटा है। 2 मुख्य सड़कें, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 मील से थोड़ी अधिक है, आपस में मिलती हैं। सड़कों के किनारे दुकानें और मकान बने हुए हैं और कस्बे में कई बेहद खूबसूरत इमारतें भी हैं। नानलिंग काउंटी के आसपास के शहरों की तुलना में किंगलिंग कस्बा काफ़ी छोटा और कम समृद्ध है। कुछ ही दूरी पर स्थित कस्बे को देखते हुए डूफैंग ने अपनी गति धीमी कर दी और धीरे धीरे कस्बे में प्रवेश कर गया। कस्बे में प्रवेश करने वाली सड़क पर एक बड़ा द्वार बनाया गया था। बैंगनी वस्त्र पहने 4 हटे-कट्टे आदमी द्वार पर पहरा दे रहे थे, कमर पर लंबी तलवारें थीं और उनकी आंखें खौफनाक चमक रही थीं। वे कस्बे में आने जाने वाले राहगीरों पर नजर रख रहे थे। ये देखकर डूफैंग थोड़ा भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ये स्पष्ट रूप से जुओ परिवार के सदस्य थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे कस्बे को शहर की तरह चलाया जाएगा, जहां आने जाने वालों की विशेष रूप से जांच की जाएगी। डूफैंग ने उन चारों लोगों की तरफ देखा तक नहीं और सीधे सड़क पर चला गया। तब तक काफ़ी उजाला हो चुका था और कस्बे के ज़्यादातर निवासी जाग चुके थे, अपनी दुकानें खोल चुके थे और अपने दिन के काम में जुट चुके थे। सड़क पर पैदल चलने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। कस्बे के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही ऊंची और खूबसूरत इमारत खड़ी थी, जो आसपास के सभी घरों से कहीं ऊंची थी, मानो भीड़ में कोई विशालकाय व्यक्ति खड़ा हो। डूफैंग ने पहले सोचा कि यह जुओ परिवार का महल है, लेकिन पूछताछ करने पर उसे पता चला कि यह जुओ परिवार द्वारा कस्बे में बनाया गया एक किला मात्र था। सूर्यास्त से पहले सभी दैनिक लेन देन शुल्क यहीं जमा करने होते थे और जुओ परिवार के कई गुर्गे भी इमारत के अंदर तैनात थे। डूफैंग किंगलिंग कस्बे की गलियों में धीरे धीरे चल रहा था, तरह तरह की दुकानों को देख रहा था, चहल पहल भरी आवाज़ें सुन रहा था और धूल की हल्की सी खुशबू महसूस कर रहा था, मानो वह कुछ साल पहले के उस दौर में लौट आया हो, जब वह मात्र 8 साल का था और अपने पिता के साथ तियानयांग शहर की गलियों में घूमता था। वह अपने पिता और चचेरे भाई के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका, ये सोचकर कि वे कैसे होंगे, क्या वे लिंग्यांग शहर में सुरक्षित पहुंच गए होंगे और बस गए होंगे। एक गहरी आह भरकर डूफैंग ने खुद को संभाला और यूं ही किसी से पूछा और जुओ परिवार के महल का पता कर लिया। पता चला कि जुओ परिवार का महल शहर में नहीं, बल्कि किंगलिंग कस्बे से 3 मील दूर एक पहाड़ की तलहटी में बना था।
डू फैंग धीरे धीरे आगे बढ़ा, दो मुख्य सड़कों के चौराहे को पार करते हुए फिर जुओ निवास की ओर दाहिनी ओर मुड़ गया। चलते हुए वह सोच रहा था कि क्या जुओ परिवार ने केवल एक ही साधक को आमंत्रित किया है, और क्या उसके पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति या सांप्रदायिक परिवार मौजूद हैं। यदि 9वें स्तर या उससे ऊपर के अन्य साधक भी उपस्थित हों तो उसे क्या करना चाहिए। संप्रदाय या पारिवारिक शक्ति, ये सोचकर मुझे हल्की सी हंसी आ गई। क्या नानलिंग काउंटी में टाई परिवार से भी बड़ी कोई पारिवारिक शक्ति हो सकती है? मैंने टाई परिवार को पहले ही नाराज कर दिया है, अब मैं किस परिवार को नाराज करने से डरूंगी। लगभग आधी अगरबत्ती के बराबर सोचने के बाद उसने मन बना लिया और वे लगभग जुओ निवास के पास पहुंच गए। पूरा जुओ निवास पहाड़ से सटा हुआ बना था, जो 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें कई मंडप और शानदार सजावटें थीं। डू फैंग निवास के बगल के जंगल में चुपके से घुस गया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हालांकि जुओ निवास के बाहर दर्जनों पहरेदार तैनात थे, फिर भी ये आम लोग डू फैंग की उपस्थिति का पता नहीं लगा सके। डू फैंग ने सावधानीपूर्वक अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया और धीरे धीरे पूरे जुओ निवास को घेरते हुए उसकी गहन जांच पड़ताल की। इस जांच से पता चला कि जुओ के घर में चिशोधन के 5वें स्तर का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मौजूद था। बाकी सभी साधारण लोग थे, वहां कोई अन्य साधक उपस्थित नहीं था। डू फैंग को राहत मिली। इस तरह चिशोधन के इस मात्र 5वें स्तर के व्यक्ति से निपटना बहुत आसान होगा, बिना किसी जोखिम के। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।